चलिए, तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कमोडिटी बाजार से इस वक्त आ रही है सबसे बड़ी खबर। कमोडिटी मार्केट में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना आप देखें 600 रुपए से ज्यादा बढ़ा है, तो वहीं चांदी में भी अच्छी खासी तेजी। चांदी में 1800 से ज्यादा का उछाल नजर आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी हलचल है। क्या कुछ हो रहा है कमोडिटी मार्केट में? कमोडिटी मार्केट के पूरे एक्शन पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, बताइए, हर जगह उछाल, क्या वजह? जबरदस्त तेजी का माहौल दीपक इस वक्त कमोडिटी मार्केट में बना है। क्या गोल्ड, क्या सिल्वर, क्या क्रूड, क्या मेटल, सब में तूफानी तेजी का माहौल बना है। और इस वक्त आपको ताजा अपडेट दे दें। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड के दाम इस वक्त करीब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो $45 ऊपर है। करीब $45 की तेजी है ग्लोबल मार्केट में। चांदी का भाव 6% बढ़ चुका है ग्लोबल मार्केट में, और एमसीएक्स पर चांदी का भाव 1800 रुपए से ज्यादा बढ़ा है। 60,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर चला गया है चांदी का भाव घरेलू बाजार में, और गोल्ड का भाव 600 रुपए से ज्यादा बढ़ा है। क्रूड में 4 से 5% का उछाल है। मेटल में 3 से 4% की तेजी है। अब जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि आखिर ये तेजी क्यों है, 3 बड़ी वजह है दीपक जिससे पूरे मार्केट में जबरदस्त तूफानी तेजी आई है। सबसे पहली और बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में आज रोजगार के आंकड़े जारी हुए हैं, और अब से कुछ ही देर पहले जब ये आंकड़े जारी हुए तो उसमें करीब 2,60,000 लोगों को नौकरियां मिली हैं, जबकि बाजार का अनुमान इससे कम था। मतलब 2,05,000 की नौकरियां मिलने की उम्मीद थी, उसके मुकाबले 2,60,000 के आंकड़े आए हैं। इस बात पर मार्केट इसलिए खुश हो रहा है कि बाजार को लगता है कि फेड ने जो चेतावनी दी है कि आगे भी दरें बढ़ती रहेंगी, शायद इस नंबर के बाद थोड़ा सा फेड का रुख बदले, ये मार्केट मान रहा है। फेड बदलेगा या नहीं बदलेगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मार्केट ये मान के चल रहा है। और इसलिए इसके बाद ये हुआ कि डॉलर का इंडेक्स जो कि पूरे मार्केट को ड्राइव करता है वो 1% से ज्यादा इस वक्त गिर चुका है, और ये बड़ी वजह है। 2 बड़ी वजह। तीसरी बड़ी वजह यह है कि चीन में, आप देखिए, कल गुरुवार को चीन में अगस्त के बाद सबसे ज्यादा कोविड के नंबर आए थे। मार्केट में कल शाम से घबराहट का माहौल बना था, लेकिन आज खबर ये आई कि चाइना फिर से रीओपन की तैयारी कर रहा है और बहुत जल्द कोविड प्रतिबंधों को हटा सकता है। इससे भी मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटा है, और इन 3 बड़ी वजहों ने पूरे मार्केट की रफ्तार को तूफानी कर दिया है। जबरदस्त तेजी का माहौल बन गया है दीपक। बिल्कुल। और ये तेजी टिकाऊ है, कब तक चलेगी, इस बारे में कुछ कह पाएंगे? ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि तेजी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, क्योंकि आप देखिए कि जब भी इस रफ्तार से मार्केट ऊपर जाता है उसी रफ्तार से मार्केट फिर नीचे भी आ जाता है। तो मार्केट आज के लिए खुश होने के लिए वजह पर्याप्त है कि अमेरिका में रोजगार के आंकड़े बेहतर आ गए हैं, लेकिन रोजगार के आंकड़ों के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी वहां पर बढ़ा है 3.71%। उसकी तरफ मार्केट अभी देख नहीं रहा है। अब आप देखिए कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा उसके बाद ये तेजी नहीं टिकेगी, ये बात तय है। हाँ, अब उसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि तेजी नहीं टिकना और तेजी से दाम गिरना, दोनों में बड़ा फर्क है। तो तेजी टिकेगी नहीं, ये करीब तय है, लेकिन मार्केट क्या इस भाव पर रुका रहेगा या यहाँ से गिरावट आएगी, ये कुछ और डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट वीक। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में आप एक्शन देख रहे हैं, तूफानी तेजी हर जगह। तेजी टिकेगी नहीं, लेकिन रिएक्शन क्या होंगे उसके बाद ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, ये तो रही बात कमोडिटी एक्शन की। अब जरा आज दिन भर की पूरी तस्वीर, पूरी कहानी आपको बताते हैं क्या हुआ आज दिन भर। फटाफट से देख लेते हैं न्यूज अपडेट में। तो आज दिन भर सियासी गलियारों में हलचल रही। शुरुआत गुजरात से हुई। यहां आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने ईशुदान गढ़वी को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया है। ईशुदान गढ़वी अभी आम आदमी पार्टी के नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बताया कि गुजरात की करीब 17 लाख जनता ने अपनी राय पर ईशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी का नया सीएम, अपना सीएम कैंडिडेट जो है वो चुना है। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात बदलाव की तरफ बढ़ रहा है। गुजरात में दरअसल 1 और 5 दिसंबर को विधानसभा चुनाव होना है और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। और इधर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान किया, तो वहीं दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन की तारीखों का भी ऐलान हो गया। दिल्ली में नगर निगम यानी कि एमसीडी के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। दिल्ली चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि दिल्ली में 7 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 14 नवंबर तक नामांकन की आखिरी तारीख होगी। दिल्ली नगर निगम की 250 सीटें हैं, इनमें से अनुसूचित जाति के लिए 42 सीटें आरक्षित हैं, जबकि महिलाओं के लिए भी 50% सीटें आरक्षित रहेंगी।
एमसीडी चुनाव फिलहाल इसमें लगभग 1.5 करोड़ मतदाता जो हैं वो भाग लेते हैं। दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों की सूची को 6 नवंबर तक तैयार करने का काम पूरा हो जाएगा। गुजरात दिल्ली के बाद हिमाचल में भी आज चुनावी सरगर्मियां रही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कांगड़ा में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 हटाई। कांग्रेस ने कश्मीर में धारा 370 लगाई, लेकिन बीजेपी की सरकार ने 370 को खत्म कर दिया। 370 हटाकर बीजेपी ने आतंकवाद के ताबूत में कील ठोकने का अंतिम काम किया। अब भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं होगी। योगी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के विजन के अनुरूप जयराम ठाकुर की सरकार यहां जिस मजबूती से विकास कार्य कर रही है, इसके लिए यहां फिर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला हुआ है। कांगड़ा में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने सत्तारूढ़ बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी आपके लिए नहीं, सिर्फ आप अपने लिए सोचती है। ये एक स्वार्थी पार्टी है। प्रियंका ने सेना में केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर भी तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर ने युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा, क्योंकि हिमाचल से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। साथ ही प्रियंका ने यह भी दावा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। और चुनावी सरगर्मी के अलावा जिस मुद्दे पर तमाम न्यूज चैनल्स की नजर रही वो था दिल्ली का बढ़ता प्रदूषण। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी है। केवल एसेंशियल ट्रक्स ही दिल्ली में एंट्री पाएंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी कंपनियों को एडवाइजरी जारी की गई है और सरकारी कर्मचारियों के लिए 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेज दिया गया है। वहीं कल से दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि पंजाब में पराली जलाने के कारण दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को प्रशासन ने सस्पेंड कर दिया है। मोरबी के रेजिडेंट अपर कलेक्टर को अगले आदेश तक मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन है। आपको बताएं कि बीते रविवार को मोरबी में ब्रिज हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे। इस हादसे के सिलसिले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जब से इलॉन मस्क ने ट्विटर का अधिग्रहण किया है तब से ट्विटर लगातार खबरें बना हुआ है। अब खबर है कि इलॉन मस्क ट्विटर के 50% से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर अब तक आ रही है उसके मुताबिक ट्विटर ने भारत में मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस और कुछ दूसरे विभागों से जुड़े लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। और इससे पहले खबर आई थी कि ट्विटर ने अपने सभी मुख्य ऑफिसेज बंद कर दिए हैं और सभी कर्मचारियों को घर भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मस्क आज ईमेल के जरिए छटनी का ऐलान कर सकते हैं और इसमें भारतीय जो कर्मचारी हैं और भारत में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनमें भी एक बड़ी छटनी देखने को मिल सकती है। और आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। महंगे उपहार लेकर दवा लिखने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठाता रहा है और सरकार ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। फार्मा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर बनाई गई कमेटी की आज तीसरे चरण की बैठक हुई। इस बैठक में फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हुए हैं। इस बैठक में अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस पर चर्चा हुई है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। बैठक में फार्मा कंपनियों की तरफ से अपनी दवाओं की बिक्री बढ़ाने के लिए दिए जाने वाले प्रलोभन के जो आरोप लगे हैं उस पर चर्चा हुई है। कमेटी फार्मा कंपनियों की ओर से अपनाए जाने वाले तरीकों के रेगुलेशन फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रही है। आपको बताएं कि सरकार ने मामले में एक कानूनी तंत्र तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन सितंबर में किया था। डॉक्टर्स को दिए जाने वाले उपहार को लेकर तब से बहस शुरू हुई थी जब पैरासिटामोल दवा डोलो बनाने वाली कंपनी
माइक्रो लैब्स पर डॉक्टर्स को फ्री गिफ्ट देने का आरोप लगा और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। डोलो के खिलाफ दायर याचिका में न सिर्फ कंपनी को घेरा गया था, बल्कि इसमें दूसरे डॉक्टर्स पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में आरोप लगाए गए थे कि कई बार डॉक्टर्स मरीजों को वो भी दवा लिख देते हैं जिनकी उनको जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसे टेस्ट लिख देते हैं जिन टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। याचिका में यह भी कहा गया कि डॉक्टर्स कई बार महंगी दवाइयां लिखते हैं क्योंकि उन्हें फार्मा कंपनियों की तरफ से उनका नाम प्रिस्क्राइब करने के फ्री गिफ्ट मिले हुए होते हैं। उनके साथ कई छुपे हुए प्रोफेशनल्स जो कोलैबोरेशन है वो होते हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह गंभीर मुद्दा है और इसीलिए इस पर बहस आगे बढ़ी। तो ये तो बात हो गई ताजा मामला क्या है, लेकिन क्या डॉक्टर्स को फ्रीबीज यानी कि कमीशन देना कानूनी तौर पर अलाउड है? तो इसका जवाब है नहीं। देश में इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस एक्ट 2002 है। इसमें साफ कहा गया है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सेल्स पर्सन या प्रतिनिधि से किसी भी तरह का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए। एक्ट के मुताबिक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को ट्रैवल फैसिलिटीज, हॉस्पिटैलिटी, कैश या किसी भी तरह के मॉनेटरी ग्रांट्स नहीं लेने चाहिए। और इनके बावजूद भी डॉक्टर्स को दवाई लिखने के लिए गिफ्ट देना आम चलन है। अब ये कमेटी फ्रेश रेगुलेशंस बनाने पर काम कर रही है, लेकिन ये किस तरह के रेगुलेशंस होंगे, क्या इस मीटिंग में निकलकर सामने आया है, थोड़ा डिटेल लेते हैं। मीटिंग पर डिटेल लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान रैनबैक्सी के पूर्व प्रेसिडेंट राजीव गुलाटी सर भी जुड़ चुके हैं। गुलाटी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमरीश, पहले तो आप मीटिंग का अपडेट बताएं, क्या क्या चर्चा हुई? दीपक, मीटिंग आज हुई। दोपहर में मीटिंग शुरू हुई थी लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में और लगभग 2.5 घंटा बैठक चली है, जिसमें कि सभी जो संगठन है जो कि फार्मा इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं उनके प्रतिनिधि थे और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमारे तरफ से ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं होती है और चूंकि हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस के जो ऑब्लिगेशंस हैं, बिजनेस को बढ़ाने के जो तरीके होते हैं, हम उनको एथिकली फॉलो करते हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने ये साफ कहा कि हमें जो इनपुट्स मिले या फिर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उसके अनुसार कई बार ऐसा देखा गया, कई मामलों में इस तरह का देखा गया है जहां पे कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस होती हैं। तो आप ये बताएं कि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस के लिए रूल्स हैं या फिर रेगुलेशंस हैं उसमें किस तरह के बदलाव किए जाए ताकि आपका बिजनेस भी हैम्पर ना हो और जो एंड यूजर है यानी कि जो कंज्यूमर है उसको और ज्यादा सहूलियत मिल पाए। कुल मिलाकर सरकार ये साफ कह रही है कि जो 1 जनवरी 2015 से जो हमारे रेगुलेशंस हैं उनको आज के माहौल में रिविजिट करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि पहले जो तरीके थे और आज के जो तरीके हैं उसमें कई गुना तेजी से बदलाव आता जा रहा है। इवन जो डॉक्टर और जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है उनके रिलेशनशिप में, जो डॉक्टर है कंपनी है उसके रिलेशनशिप में, कंज्यूमर के रिलेशनशिप और डॉक्टर के रिलेशनशिप में, और जो हॉस्पिटल्स है क्योंकि वो एक पहले अस्पताल, डॉक्टर, एमआर ये सारी एंटिटीज अलग अलग होती थी। अब ऐसा एक ताना बाना बुन गया है जहां पे कि जो अस्पताल है वो ही लगभग सब कुछ होता जा रहा है। तो ऐसे में किस तरह से सिस्टम को और लीक प्रूफ, फूल प्रूफ बनाया जाए ताकि इस तरह के गिफ्ट्स देकर या फिर किसी भी तरीके का एडवांटेज लेकर डॉक्टर से ये प्रिस्क्रिप्शन न लिखवाया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। हालांकि अभी ये तीसरी ही बैठक थी और ये जो कमेटी बनी है वीके पॉल की अध्यक्षता में नीति आयोग के जो मेंबर हैं उनको लगभग 3 महीने यानी कि 90 दिनों का समय दिया गया था रिपोर्ट फाइल करने के लिए। तो अभी तो 40 दिन हो गए, 50 दिन इनके पास और है और आने वाले दौर में कुछ और बैठकें होंगी। इसके अलावा दवा कंपनी को इंडिविजुअली भी बुलाया जाएगा, उनसे भी उनका पक्ष जाना जाएगा। उसके बाद ये कंपनी जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फिर इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय जो है अपना फैसला लेगा इस पे कि किस तरह से रेगुलेशन में चेंजेस करने हैं जो 1 जनवरी 2015 से चालू हैं। लेकिन फिलहाल आज की बैठक में कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर की चर्चा हुई है और ये कहा जा सकता है कि बैठक पॉजिटिव नतीजे की तरफ जाती हुई दिख रही, यानी कि एंड यूजर को नतीजे पे तो बिल्कुल ये कंज्यूमर के लिहाज से पॉजिटिव नतीजे पे तो तब जाएगी जब पहले कंपनियां माने कि हम जो है इस तरह की फ्रीबीज आप देते हैं। टेक्निकली वो कौन सा जवाब दे रहे हैं गुलाटी सर, जो आज जवाब दिया है कंपनीज ने कि हम साहब कुछ फ्रीबीज नहीं दे रहे, किसी को कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं जो अलाउड है। ऐसा होता है सर क्या? नहीं, ये तो सरासर झूठ है। मैं खुद इंडस्ट्री में
30 साल से ज्यादा रहा हूं और मैंने हर तरह की चीजें देखी हैं और एक्शन भी लिए हैं। पहली बात तो आप ये समझे कि ये जिस दौर से भारत गुजर रहा है, इस दौर से बाकी सारे देश गुजर चुके हैं। एक समय था कि इंग्लैंड में डॉक्टरों को क्रूज पे ले जाया जाता था। एक समय था अमेरिका में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम था कि डॉक्टर के लिए लंच लेके जाना, उसे लंच खिलाना और डॉक्टरों को स्पीकर बनाना, उन्हें भेजना, उनको पैसे देना। और सब देशों में गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लाने पड़े, तब जाके इसको कंट्रोल में लाया गया है। अब जो इसका अमेरिका में जो एक्ट है वो सनशाइन एक्ट पास किया गया, जिसमें $1 का हिसाब कंपनी को देना पड़ता है जो डॉक्टरों पे खर्च होता है। अगर आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो उसका हिसाब अब अपने वेबसाइट पे डालेंगे। अगर आप किसी डॉक्टर को स्पीकर बना के कहीं भेजते हैं तो उस पर क्या खर्चा हुआ, क्यों हुआ, वो हिसाब आप वेबसाइट पे डालेंगे। तो बहुत सख्त कार्रवाई ये कई देशों में हुई है और इसको कंट्रोल किया गया है। और भारत में भी ये कोई नई बात नहीं है। मुझे अच्छी से याद है कि आज से कोई 9-10 साल पहले मिस्टर DS काला, सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के, उन्होंने इसी मुद्दे पे एक मीटिंग बुलाई थी और मैं इंडस्ट्री की तरफ से, इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से मैं गया था। वहां पे इंडियन इंडस्ट्री भी थी, मल्टीनेशनल कंपनी वाले भी थे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया भी प्रेजेंट थी, सारे स्टेक होल्डर्स थे। ठीक है। और एक सवाल जो उन्होंने पूछा था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से कि जी आपकी गाइडलाइंस हैं कि डॉक्टर ये फ्री भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए जहाँ पे किसी डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल किया गया हो या डॉक्टर पे एक्शन लिया गया हो कि उसने फ्री भी एक्सेप्ट किए गए। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पर कह रहा हूँ कि इश्यू दोनों तरफ से है। बिल्कुल, देने वाले की भी प्रॉब्लम है और लेने वाले का भी तो हमको देखना चाहिए। बिल्कुल, कोई एक्शन आज मेडिकल काउंसिल इंडिया ने कभी लिया ही नहीं है। हाँ, उन्होंने गाइडलाइन इशू कर दी, अगर एक्शन किसी ने लिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो जो प्रैक्टिसेस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला नहीं करनी चाहिए, जब उन चीजों पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री खर्चा करेगी तो हम उसको लेजिटिमेट एक्सपेंस नहीं अलाउ करेंगे और वो इनकम में ऐड कर देंगे। और माइक्रो लैब के साथ भी यही हुआ है। और कोई कानून नहीं है इस समय, बिल्कुल, सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही एक्शन ले रहा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया पुराना एग्जाम्पल का, कि जब सेक्रेटरी काला साहब ने जो है ये सवाल पूछा था और क्या वहां पर वस्तुस्थिति थी। मैं सर एक चीज पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि सरकार को इंडस्ट्री के लोगों को बुलाकर इस चीज को प्रूव करना पड़ रहा है हर तरह से। एक प्रोसीजरल हिस्सा जरूर हो सकता है, लेकिन कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं सर। आप जाइए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाइए, उसके उस एरिया के इर्द गिर्द 1 से 2 किलोमीटर के अंदर ही वो दवा मिलेगी। अगर आप वहां से बाहर निकले तो वो दवा नहीं मिलेगी। कई बार केमिस्ट भी बोल देते हैं कि सर जहां का डॉक्टर है ना, वहीं के आसपास के आप केमिस्ट शॉप में जाइए, वहीं में ये दवा मिलेगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब को फ्रीबीज देकर बताया गया है कि आपको ये दवा लिखनी है और उनको मालूम है कि कहां कहां वो दवा बेचनी है। इसके अलावा गुलाटी सर, ये रॉकेट साइंस है क्या कि एक MR नाम का एक शख्स है, मरीजों को घंटों लग जाते हैं सर लाइन में लगते लगते, उनका नंबर नहीं आता, लेकिन MR साहब आते हैं, खट से उनकी एंट्री होती है और वो डॉक्टर के साथ बगल में बैठकर कुछ खुसफुसा रहे होते हैं आराम से बैठकर। तो ये क्या ये कोई रॉकेट साइंस है सर? सरकार को आई एम नॉट श्योर कि इसमें एजेंसी क्या वो इतना लंबा प्रोसीजर चला रही है कि पहले इंडस्ट्री से बात को लेकर आप सीधा एक्शन क्यों नहीं लेते? देखिए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं होती है, थोड़े ग्रे एरियाज होते हैं। अब मैं एक आपको दूसरा पहलू, आप बुरा ना माने तो एक मैं दूसरा पहलू प्लीज दिखाता हूं। देखिए, इंडिया में CMEs नहीं है, कंपलसरी नहीं। अमेरिका में आपको अपना प्रैक्टिसिंग लाइसेंस रखने के लिए आपको CME हर साल दूसरे साल CME करनी पड़ती है और एग्जाम पास करना पड़ता है कि मेरी जो नॉलेज है वो अप टू डेट है, तभी आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आपका लाइसेंस जो है सस्पेंड हो जाता है। इंडिया में तो है नहीं। आपने MBBS कर लिया था 1960 में, आज 2022 चल रहा है और आप उसी नॉलेज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिंदगी भर। कोई कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का प्रोविजन इंडिया में है ही नहीं। तो एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो चाहे मेडिकल जर्नल्स हो, चाहे डॉक्टरों को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भेजना हो,
चाहे इंटरनेशनल स्पीकर्स को इंडिया में लेके आना हो, चाहे इंडिया में ही इंडियन स्पीकर्स जो की ओपिनियन लीडर्स हैं उनको लेके छोटे शहरों में डॉक्टरों से छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, ये सारे काम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ही करती है। हमको ये सारी चीजें रोकनी नहीं है। हमको जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट बना था कि क्या एथिकल है पर क्या नहीं एथिकल है वो देखना है। तो मेरे ख्याल से कमेटी इसी में फंसी हुई है कि क्या चीजें अलाउ की जाएं जिससे डॉक्टर्स की नॉलेज। अब देखिए, जब भी कोई नई दवा दुनिया में आती है वो इन्फॉर्मेशन तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ही लेके आता है ना डॉक्टर के पास। ये तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि नई दवा के क्या साइड इफेक्ट है, उसकी क्या डोजेज है, उसका क्या ड्रग इंटरेक्शन है, वो किस समय लेनी चाहिए, कितनी बार लेनी चाहिए। जो सारी इंफॉर्मेशन है नई दवा की वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, जापान में भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो प्रोवाइड करती है। इसीलिए मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसीलिए मेडिकल जर्नल्स में आर्टिकल छपते हैं जो बांटे जाते हैं, इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी की जाती हैं। तो एक एथिकल काम करना जरूरी है, लेकिन अनएथिकल बड़ी बड़ी गिफ्ट, अब डॉक्टरों को आईपैड दिए जा रहे हैं, डॉक्टरों को प्रिंटर दिए जा रहे हैं। मैंने खुद, जब मैं अमेरिका से इंडिया आया 2011 में, मैंने 11 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। मैंने कहा सेल नहीं होगी तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम बड़ी बड़ी ये गिफ्ट लाके ब्राइब करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। तो जरूरत है कि हम कहते हैं यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट, एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की जिसमें बहुत क्लियरली गवर्नमेंट रेगुलेशन है। इस समय मैं वही पूछना चाह रहा था सर आपसे, मैं वही पूछना चाह रहा था सर आपसे। अमरीश भी मेरे साथ है, मैं क्विकली जरा अमरीश के पास चलना चाहूंगा। अमरीश, सरकार, मैं देखता हूं कि इस पे कई बार इसको इस तरह से भी ले लिया जाता है कि देखिए साहब डॉक्टरों के खिलाफ बोल दिया, फार्मा इंडस्ट्री वाले बोलते देखिए साहब ये तो फार्मा इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली ये एड्रेस अगर इश्यू होगा तो फार्मा इंडस्ट्री का भला होगा। इसमें जो बड़ी कंपनी है वो तो बड़े गिफ्ट दे के जो है डॉक्टरों को ब्राइब करके अपना काम चला लेंगी, जो कि छोटी कंपनियां हैं उनके पास नहीं है ब्राइब देने के लिए डॉक्टर के पास, उनके पास नहीं है कोई एमआर भेज के वो जो है वो डॉक्टर्स को समझाए, कन्विंस करे। उनके पास अपने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ये बात पूरे इकोसिस्टम को, जिसको कह रहे हैं हम आचार संहिता, ये इशू अमरीश, आचार संहिता एक ऐसी आचार संहिता जिसमें सबके लिए विन विन सिचुएशन हो, बात इसी पर चल रही है ना? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि बात इसी आचार संहिता पर ही चल रही है। एक्चुअली क्या है कि 1 जनवरी 2015 से एक आचार संहिता ऑलरेडी लागू है। उसके पहले तक कोई आचार संहिता नहीं थी, और जो सर कह रहे हैं, गुलाटी सर कह रहे हैं, लगभग वही सारी प्रैक्टिसेस चलती थी। 2015 1 जनवरी से नई सरकार जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब आई तो उसने ये साफ कहा कि बहुत सारी दवाओं पे हम अनएथिकली ज्यादा कमाई कर रहे हैं, जिससे कि अफोर्डेबल जो हेल्थ सर्विस है वो हैम्पर कर रही है। ऐसे में गरीबों को सस्ता इलाज हो, अच्छा इलाज हो, इसको मुहैया कराने के लिए हमको कुछ प्रैक्टिसेस पे रोक लगानी पड़ेगी, एथिकली उनको फॉलो करना पड़ेगा। 1 जनवरी से जब ये प्रैक्टिस में आई थी उसके बाद नए तरीके इजाद कर लिए गए, कंपनियों की तरफ से कहिए या फिर एमआर की तरफ से कहिए या फिर डॉक्टर्स की तरफ से कहिए। अब जो कमेटी है, जैसा कि सर ने कहा कि पिछले कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं था, और जो टैक्सेशन बॉडी है वो उस पर एक्शन लेके आई थी। इस वाली कमेटी में टैक्सेशन बॉडी से, फार्मा इंडस्ट्री से, इसके अलावा फार्मा मंत्रालय से, हेल्थ मंत्रालय से, नीति आयोग से, यानी कि हर सेक्टर से एक रिप्रेजेंटेटिव है जो कि उसके प्रॉज एंड कॉन्स जानता है, और उस सारी चीजों को एक साथ रिवाइज किया जा रहा है। यानी कि पुराने वाले को नया कैसे बनाया जाएगा और नए वाले में क्या छूटा हुआ है जो ऐड कर दिया जाए, उन सब चीजों पे चर्चा हो रही है। इसके बाद ही वो चीजें रेगुलेटर के सामने आएंगी। कुल मिलाकर एक चीज ये भी इसमें कही जा रही है कि क्या हम इसको किसी तरीके का कानूनी बैकअप भी दे सकते हैं। सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है। बिल्कुल 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 अमरीश, यस, मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। गुलाटी सर से मेरा सवाल ही इसी पॉइंट पे था, कानूनी बैकअप। अब ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट है आपके पास, एडवाइजरीज बहुत सारी हैं आपके पास सलाह सुझाव। गुलाटी सर, इससे अब काम नहीं चलेगा। एक रेगुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, उसके पीछे बाकायदा कानूनी बैकअप होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी लीगली फिक्स हो। मैं उसी तरफ आ रहा था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट इस समय है वो सेल्फ रेगुलेशन है। यस, और सेल्फ रेगुलेशन जब नहीं चलती है तो उस समय मिस्टर काला ने भी धमकी दी थी कि अगर ये सेल्फ रेगुलेट आप अपने आप को नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट को आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। और आप भी वही मेरे से पूछ रहे हैं और वही कह रहे हैं
कि शायद समय आ गया है कि गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़े, जहां पे महंगी गिफ्ट्स, हजारों रुपए की, लाखों रुपए की गिफ्ट्स और वाइनिंग एंड डाइनिंग और शराब, इस चीजों पर रोक लगाई जाए और सिर्फ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो डिसेमिनेशन है वो अलाउ की जाए। तो ये गवर्नमेंट को शायद इंटरवीन अब करने का समय आ गया है, जहां पे उनको कानून लाना पड़े, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन जो है, इंडस्ट्री कुछ भी कहे, बस सच्ची बात यह है कि सेल्फ रेगुलेशन 100% तो नहीं चल रही। बिल्कुल, और सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है कि ये पहली सीढ़ी है, ये आपकी अपनी ग्रोथ के लिए, पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए सेल्फ रेगुलेशन होगा। सरकार को लगेगा सब तो ठीक ठाक चल रहा है, कंज्यूमर का हित, देश का हित, इंडस्ट्री का हित, सब कुछ समाहित है सेल्फ रेगुलेशन से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना बिजनेस कीजिए, आगे बढ़िए, देश को आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर आपने सेल्फ रेगुलेशन में ही कंजूसी कर दी, छोटे छोटे मुनाफे के लिए, छोटे छोटे लाभ के लिए आपने ब्रॉडर पिक्चर पे पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए मुश्किल कर दिया। हाँ अमरीश, कुछ कह रहे हैं, बताइए। मुनाफा की बात आपने कही तो उसमें एक चीज और ऐड कर दूं, सरकार इसके साथ साथ पैरेलली ट्रेड मार्जिन्स को लेकर भी बाकायदा काम कर रही है और कंपनी के साथ एक लंबा डिस्कशन सरकार का चल रहा है। कई दौर की बैठक हुई है और अभी जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार सरकार दिसंबर में एक बड़ी बैठक भी करेगी, जिसमें ये जो पुरानी एनपीपीए की जो स्टडी है उसके आधार पर सरकार इंडस्ट्री से वापस पूछने वाली है कि हमने पिछली बैठक में आपसे कहा था कि कई सारी दवाओं पे आप लगभग 2000% का भी मुनाफा ले रहे हैं, जिनकी की लागत लगभग 2 रुपए से लेके 25 रुपए के बीच में है। तो क्यों ना उन चीजों को या तो आप खुद कम कर दें, या तो हम एक रेगुलेशन बनाते हैं कि इस तारीख के बाद उन दवाओं की कीमत अपने आप कम हो जाएगी। 300 एब्सोल्युटली 300 400 500% का जो ट्रेड मार्जिन है। अब ऐसे में भी दलील ये दी जाती है कि साहब ये जो फार्मा इंडस्ट्री के खिलाफ होगा। क्विकली सर कुछ रिएक्ट करना चाहेंगे सर? ट्रेड मार्जिन का इश्यू भी इसी से जुड़ा हुआ है, इस पे भी काम चल रहा है। हालांकि एनपीपीए ने कितनी बार बैठकें कर ली, कोई नतीजा तो निकलता नहीं है, पर फिलहाल देखिए इस समय सारी पावर डॉक्टर के पेन पे है। जो ब्रांड डॉक्टर लिखता है वो ब्रांड केमिस्ट को देना पड़ता है। इस समय एटोरवास्टैटिन के इंडिया में 1000 से ज्यादा ब्रांड्स हैं। अब कंपनियां जो हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए जो करती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उस तरफ कंपनियां खर्चा करती हैं अपना ब्रांड लिखवाने के लिए। लेकिन जो कंपनियां डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हैं वो अपना ब्रांड कैसे बेचें? तो वो सारा मार्जिन उठा के डॉक्टर को देने की बजाय वो केमिस्ट को दे देती हैं। तो केमिस्ट क्या करता है, वो सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, हालांकि सब्स्टिट्यूशन इंडिया में लीगल नहीं है। तो जो इसमें सबसे नुकसान किसका है? दोनों तरफ नुकसान है पेशेंट का। डॉक्टर पे खर्चा होगा तो दवाई की कीमत ज्यादा होगी, केमिस्ट को मार्जिन ज्यादा मिलेगा तो दवाई की कीमत ज्यादा होगी। तो रेगुलेट करने की जरूरत तो दोनों तरफ से है ही है। मैं तो मानता हूं इस बात को कि दवाइयों के प्राइसेस कम करने चाहिए और मार्जिन कम करने चाहिए और डॉक्टरों पे फ्री गिफ्ट का खर्चा भी कम करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला, और यही है आज की इस पूरी चर्चा का सार कि अगर आपका डॉक्टर जो है किसी कंपनी के खर्चे पर अमेरिका और यूरोप घूम के आ रहा है तो वो आपके ही ऊपर जो है सारा खर्चा अंततोगत्वा आएगा, क्योंकि कंपनी तो वसूलेगी पेशेंट से। केमिस्ट को भी अगर ज्यादा मार्जिन दिया जा रहा है तो उसका भी आपने ही भुगतना है। तो हर चीज घूम फिर के आ रही है एक आम उपभोक्ता पे, और उपभोक्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी है सरकार की। अब सरकार इसे अभी सिर्फ कोड ऑफ कंडक्ट के जरिए आगे बढ़ाए या फिर एक बढ़िया लीगल फ्रेमवर्क लेकर आए, ये हम सरकार पर छोड़ते हैं, और बहुत सारी उम्मीदों के साथ इस बात को हम सरकार तक छोड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। अमरीश, थैंक यू सर। अमरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी इस जानकारी के लिए। चलिए साहब, तो दवाओं के मोर्चे पर गिफ्ट देकर महंगी दवा बेचने का खेल तो आपने देख लिया ये कैसे होता है, लेकिन इसके साथ ही नकली और सब स्टैंडर्ड दवा भी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश में नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। यहाँ जो दवाइयों की कीमत मिली है वो है 1 करोड़ से ज्यादा की, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवाइयां इस फैक्ट्री में बन रही थी। और ये सिर्फ तो हो सकता है एक छोटी सी खेप पकड़ी गई। बीमारी में 2 ही चीज काम करती हैं, बेहतर इलाज और कारगर दवा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बावजूद अगर मरीज को सब स्टैंडर्ड दवा मिल रही हो तो उसकी तबीयत सुधरने की बजाय और बिगड़ सकती है।
कई बार ये जानलेवा भी साबित हो जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद नकली दवाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा। नकली दवाओं को मिलने की कई खबरें सामने आती हैं और ताजा मामला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ 5 जिलों के ड्रग्स डिपार्टमेंट के अफसरों और पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा की नकली दवा और इंजेक्शंस पकड़े हैं। यूपी के संभल में जांच अधिकारियों की टीम ने छापा मारा और यहाँ नकली दवाई और इंजेक्शन बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। यहाँ नामी गिरामी दवाई कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां तैयार की जा रही थी। इंजेक्शंस और नकली दवाई बनाने के लिए भारी मात्रा में स्टॉक किया गया रॉ मटेरियल भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स डिपार्टमेंट को नकली दवाओं की फैक्ट्री संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। इस फैक्ट्री से दवाओं को अस्पतालों और मेडिकल स्टोर पर खपाया जा रहा था। पुलिस ने नकली दवाई की फैक्ट्री चलाने के आरोपी शख्स को बेटे समेत गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा पे अवैध रूप से फैक्ट्री में बनाए जा रहे औषधियों की गई है, जिसकी बाजार की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की है। इस प्रकरण में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम तेज प्रकाश उर्फ राम बाबू एवं शुभम पुत्र तेज प्रताप भाले राज खास सराय तरीन हयातनगर जनपद संभल हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश में नकली और सब स्टैंडर्ड दवा बेचने का पहला मामला हो। इससे पहले तमिलनाडु की एक कंपनी सनराइज इंटरनेशनल लैब्स ने सरकारी अस्पतालों में थायराइड की घटिया क्वालिटी की दवा सप्लाई की थी। इस मामले में शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कंपनी पर केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि दवा बनाने का फैसला पूरे बोर्ड का होता है। कंपनी की कमाई का फायदा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो भी इसकी जवाबदेही से नहीं बच सकते। इसी तरह नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते बाजार को देखते हुए केंद्र सरकार की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2018 में सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की सिफारिश की थी। इसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में ही घटिया और नकली दवाओं की मार्केटिंग को लेकर एक नया नियम लागू किया। इसमें कहा गया था कि दवाओं की क्वालिटी खराब पाए जाने पर दवाओं को बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है, लेकिन इन तमाम प्रयासों के बावजूद नकली दवाओं का कारोबार नहीं थमना चिंताएं बढ़ा देता है। सुनील सिंह, जी मीडिया। और फर्जीवाड़ा सिर्फ दवा के नाम पर नहीं हो रहा है, बल्कि सरकारी नौकरी के नाम पर भी लोग ठगे जा रहे हैं। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा खुद किया एनआईसी ने। फर्जी एसएमएस के जरिए नौकरी दिलाने के इस फर्जीवाड़े की जैसे ही एनआईसी को खबर लगी, उसने तत्काल मामले को सर्ट इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को दे दिया। और फिर क्या हुआ आप देखिए। देश में सरकारी नौकरी को लेकर एक अनार 100 बीमार जैसी हालत है। लोगों की पहली पसंद सरकारी नौकरी ही होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी सरकारी नौकरी नहीं है, उससे अधिक नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले जाल बिछाकर बैठे हैं, जो भोले भाले युवाओं को पहले तो ठगी के जाल में फंसाते हैं, फिर उनसे पैसे ऐंठ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। ताजा मामला राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी से जुड़ा है। नक्कालों ने एनआईसी में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बल्क में फर्जी एसएमएस भेजा, लेकिन ठग जब तक बेरोजगार युवकों को चूना लगा पाते, एनआईसी एक्टिव हो गई। सबसे पहले कार्रवाई करते हुए एनआईसी एसएमएस के उस सोर्स तक गई जहां से इसे सर्कुलेट किया गया था। पता चला कि एक निजी एसएमएस प्रोवाइडर कंपनी की ओर से ये फर्जी एसएमएस भेजे गए थे। फिलहाल एनआईसी ने मामले को सर्टिन को सौंप दिया है, ताकि इस फर्जीवाड़े में शामिल ठगों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले केंद्र सरकार, उसके विभागों, पीएसयू और राज्य सरकारों की वेबसाइट से मिलते जुलते नाम से वेबसाइट बनाते हैं, जो देखने में असली लगती है, लेकिन गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनकी स्पेलिंग में बहुत ही मामूली सा अंतर होता है। ऐसे में कई बार असली और नकली वेबसाइट की पहचान नहीं हो पाती। इसलिए आवेदन करते समय वेबसाइट के डोमेन नेम को खास तौर पर चेक करें। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है तो पहली नजर में समझ लें कि ये फर्जी है। कई बार जॉब देने के नाम पर आपसे आपकी निजी जानकारी मांगी जाती है। ऐसे जॉब ऑफर से सावधान रहें। ऐसे ऑफर आपको बड़ी चपत लगा सकते हैं। सरकारी नौकरी के अलावा अगर कोई बड़ी कंपनियों में प्राइवेट नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे पैसे की मांग करता है तो भी सतर्क हो जाएं। ऐसे ऑफर 100% फर्जी होते हैं। जालसाज बेहद चालाक होते हैं। वो कई बार ऐसे समय नौकरी का विज्ञापन निकालते हैं जब वाकई कोई सरकारी या प्राइवेट नौकरी निकली रहती है।
ठग उक्त नौकरी से मिलते जुलते नाम के एक फर्जी ऐड निकाल देते हैं। लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते और फर्जी ऐड पर आवेदन भर देते हैं। ऐसे में बेहतर ऑप्शन ये है कि आप संबंधित संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जॉब की स्थिति की जांच जरूर करें। कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में खास करके लिंक्डइन के जरिए जालसाज नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़े को अंजाम देते हैं। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए कि बगैर आवेदन किए और बगैर दस्तावेज के नौकरी नहीं मिलती, और वो भी SMS के जरिए तो कतई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आपको कम नींद आती है या फिर आप जरूरत से ज्यादा ही सो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि अगर आप वक्त पर और संतुलित नींद नहीं लेते हैं तो यह आपके लिए बैड न्यूज है। हेल्दी रहने के लिए सिर्फ अच्छा व्यायाम ही नहीं बल्कि अच्छी नींद भी जरूरी है। अक्सर वयस्कों को कम से कम 8 घंटे नींद लेने की हिदायत दी जाती है, लेकिन बदलते लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की नींद में काफी बदलाव आ रहे हैं। कई लोग हैं जो रात को देरी से सोते हैं और सुबह लेट से जगते हैं, तो वहीं कई लोग नींद पूरी ही नहीं कर पाते। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जरूरत से ज्यादा नींद लेते हैं, या फिर आप वो हैं जिनको नींद ही कम आती है, तो आप अपनी आंखों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये सामने आया है ब्रिटेन में हुई एक नई स्टडी में। स्टडी के मुताबिक कम या जरूरत से ज्यादा नींद लेने से आप ग्लोकोमा बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस बीमारी से आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है और पीड़ित अंधेपन का भी शिकार हो सकता है। स्टडी में सामने आया है कि अगर आप खर्राटे लेते हैं या फिर दिन में आपको बहुत नींद आती है तो यह भी आपकी आंखों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ब्रिटेन में शोधकर्ताओं ने 4 लाख से ज्यादा लोगों पर यह स्टडी की है। इस स्टडी में स्लीपिंग पैटर्न और ग्लोकोमा के बीच कनेक्शन को समझने की कोशिश की गई। स्टडी में कहा गया कि अगर आपका अनहेल्दी स्लीपिंग पैटर्न है तो आपको आंखों की रेगुलर जांच करा लेनी चाहिए। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर ग्लूकोमा का समय रहते इलाज नहीं किया जाता तो ये आंखों की रोशनी भी छीन सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लूकोमा 2040 तक 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करेगा। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने स्लीपिंग पैटर्न में जरूरी बदलाव करें। अगर आपका स्लीपिंग पैटर्न बदल गया है तो इसे थोड़े अनुशासन के साथ इसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे कि आप सेल्फ रूटीन बना सकते हैं। हर दिन आप तय वक्त पर सोएं और तय वक्त पर उठने की कोशिश करें। रूटीन को ऐसे सेट करें कि आप सिर्फ 8 घंटे की नींद रोजाना लें। बेड पर जाने से करीब 2 घंटे पहले तक हैवी मील लेने से बचें। शाम के वक्त कैफीन या अल्कोहल वाले ड्रिंक्स ना लें। बेड पर जाएं तो स्क्रीन से दूर रहें। स्लीपिंग पैटर्न में सुधार न सिर्फ आपकी आंखों के लिए बल्कि पूरे शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है, इसलिए नींद और सही नींद बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपने बदलते लाइफस्टाइल से इंसान न सिर्फ अपने हेल्थ को खराब कर रहा है बल्कि पर्यावरण के लिए भी कई खतरे तैयार हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी जारी की है। यूएन ने कहा है कि दुनिया की 50 विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 ग्लेशियर्स 2050 तक पूरी तरह से पिघल जाएंगे। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों की कटाई कर रहा है। बढ़ता पोल्यूशन भी पृथ्वी के लिए घातक साबित हो रहा है। इसी बीच यूनेस्को की रिपोर्ट आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2050 तक 50 विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 ग्लेशियर में पिघल जाएंगे। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बाकी ग्लेशियर को बचाने के लिए तेजी से काम करने की जरूरत है। यूनेस्को के मुताबिक एक रिसर्च में पता चला है कि ग्लेशियर CO2 उत्सर्जन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं, जिसके चलते तापमान और भी तेजी से गर्म हो रहा है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि 50 विश्व धरोहर स्थलों में से 1/3 ग्लेशियर 2050 तक गायब हो सकते हैं। यूनेस्को की तरफ से आगे बताया गया है कि अगर तापमान में वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होती है तो बचे 2/3 स्थलों में ग्लेशियर को बचाया जा सकता है।
अब ये समझ लीजिए कि ग्लेशियर के तेजी से पिघलने पर क्या होगा। दरअसल जब ग्लेशियर पिघलेगा तो इसका असर पूरे विश्व के मौसम पर पड़ेगा। जलवायु चक्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलकर समुद्र में गिर रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट साइंस पैनल ने अपने एक शोध में बताया है कि साल 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ने की संभावना है, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे बसे देश, शहर और गांवों के डूबने का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में कई देश ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए कई तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं यूनेस्को ने इसे लेकर चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर दिल्ली में प्रदूषण की महाजंग जारी है। दिल्ली की दम घोटू आबो हवा से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। जहरीली हवा के खतरे से बचने के लिए केजरीवाल सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। डीजल गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल D6 वाहनों की एंट्री मान्य होगी। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है। सरकार ने जो स्मॉग टावर लगाया है वो सिर्फ एक दिखावा है। हमारी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने क्रेडिट भी ले लिया कि हमने तो प्रदूषण 30% कम कर दिया, और ये भी एक बचपना है। पिछले वर्ष कह रहे थे जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ दिल्ली एनसीआर समेत कई शहर प्रदूषण की चादर ओढ़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ पॉल्यूशन पर पॉलिटिक्स का प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। गुजरात, हिमाचल के विधानसभा चुनाव और दिल्ली के नगर निगम चुनाव सिर पर हैं। जाहिर है सियासी दलों के बीच ये मौका भी वार पलटवार का है। जैसे ही आप पार्टी के दोनों मुख्यमंत्रियों ने पराली और प्रदूषण पर अपनी बात पूरी की, नेताओं के बीच बयानों की पराली जलना शुरू हो गई। आपको बता दें, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है और पराली को लेकर सख्त कदम उठाने को कहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाना शुरू किया है। आपको बता दें, इस बीच दिल्ली में बेकाबू वायु प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील शशांक शेखर झा ने मामले को चीफ जस्टिस के सामने उठाया, जिस पर 10 नवंबर को सुनवाई होगी। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली का AQI 500 के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को तलब किया जाना चाहिए, क्योंकि पराली जलाने की समस्या से निपटने में दोनों राज्य नाकाम रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला हो गया है। अब संजय बेनीवाल को तिहाड़ जेल का नया डीजी बना दिया गया है। संदीप गोयल पर जेल में सुविधा देने का आरोप लगा था। इसके बाद दिल्ली के गृह विभाग ने उनका तबादला कर दिया है। तिहाड़ में कैसे मिली सत्येंद्र जैन को मसाज सुविधा? पैसों की लालच में जेल डीजी ने तोड़ा कानून। बिना इजाजत के कैसे होती थी आरोपियों की मीटिंग? जेल में कैसे लगता था सत्येंद्र जैन का दरबार? क्या सत्येंद्र जैन पद का गलत इस्तेमाल कर रहे थे? ये वो सवाल हैं जिनका हर कोई जवाब चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि कैसे जेल में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मिल रही थी। तो चलिए आपको बताते हैं इन सभी सवालों का जवाब क्या है। इन सभी सवालों का एक जवाब है जिसकी मदद से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को मिलती थी सुविधा। वो नाम है संदीप गोयल। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है जो जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को सुविधाएं मुहैया करा रहा था। ये जनाब है तिहाड़ जेल के डीजी, जिन पर जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को सुविधा मुहैया कराने का आरोप लगा है और इसी के चलते इनका तबादला भी हो गया है।
दिल्ली के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक डीजी जेल का तबादला कर पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। तो वहीं 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय बेनीवाल को नया डीजी जेल बनाया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि इन पर क्या क्या आरोप लगे थे जिसके चलते इनका तबादला किया गया। दरअसल ईडी ने कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में हेड मसाज, बैक मसाज, फुट मसाज की सुविधा मिल रही है। इतना ही नहीं, सत्येंद्र जैन जेल में शानदार जीवन शैली जी रहे हैं और अपने साथी आरोपियों से मुलाकात कर रहे हैं। सेल में पत्नी से मुलाकात करते हैं। सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए कोर्ट में ईडी ने कहा कि जेल अधीक्षक हर दिन सत्येंद्र जैन से मिलते हैं, जो नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही आरोप है कि संदीप गोयल की नाक के नीचे ही सुकेश चंद्रशेखर ऐश के साथ जेल में रहता था। वहीं सुकेश चंद्रशेखर की मदद करने के आरोप में 81 से ज्यादा जेल अधिकारी दिल्ली पुलिस की जांच के घेरे में हैं। इन्हीं आरोपों के बाद दिल्ली के गृह विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी ने तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का तबादला कर संजय बेनीवाल को नया डीजी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।